तो आज हम कार्डियोवैस्कुलर पैथोलॉजी रिलेटेड टू कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रूमेटिक हार्ट डिजीज। रूमेटिक हार्ट डिजीज जिसे हम कहते हैं RHD। तो ये टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये टॉपिक के बारे में पढ़ने से पहले, रूमेटिक हार्ट डिजीज के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रूमेटिक फीवर क्या है और रूमेटिक फीवर जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन और रूमेटिक फीवर के बीच में रिलेशन क्या है। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रूमेटिक फीवर क्या है और इसका स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का क्या रोल है रूमेटिक फीवर में। तो अगर हम देखेंगे कि सपोज कोई भी एक इंडिविजुअल है या एक बच्चा है जिसे सोर थ्रोट हुआ है, एक बच्चा है जिसे सोर थ्रोट हुआ है या फिर उसको फेरेंजाइटिस है या फिर टॉन्सिलाइटिस है, जिसकी वजह से क्या है कि उसका जो गले में उसको किसी टाइप का इन्फेक्शन डेवलप हुआ है थ्रोट में, वो या फिर फेरेंजाइटिस हो सकता है या टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। तो ये इन्फेक्शन जो हुआ है वो हुआ है किसी बैक्टीरिया की वजह से जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन या स्ट्रेप्टोकोकाई जिसे हम कहेंगे। स्ट्रेप्टोकोकाई में भी एक स्पेसिफिक टाइप का स्ट्रेप्टोकोकाई है जिसे हम कहेंगे बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रुप ए। अगर इस स्ट्रेप्टोकोकाई यानी कि बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रुप ए की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, जिसके वजह से वो इंडिविजुअल या वो बच्चे में फेरेंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस डेवलप हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू सिस्टम, हमारे बॉडी के सिस्टम के हिसाब से क्या होता है, तो अगर कोई भी इन्फेक्शन यहाँ पे प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे मैक्रोफेजिस और न्यूट्रोफिल्स आते हैं। न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज आते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी बाहर का इन्फेक्शन होता है, जो बाहर का बैक्टीरिया होता है उसे किल करते हैं। किल करने के बाद क्या करते हैं, उसका एक एंटीजन जो होता है वो जाता है हमारे पास इम्यून सिस्टम में। कहाँ पे जाता है, इम्यून सिस्टम में जाता है, जहां से क्या डेवलप होता है, जहां से डेवलप होता है एंटीबॉडीज। और वो एंटीबॉडीज क्या करता है, वापस आता है यहाँ पे इन्फेक्शन के पास और वो क्या करता है, जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उसे किल करता है। तो मोस्ट प्रोबेबली एक नॉर्मल इंडिविजुअल में ऐसा कंडीशन होता है कि अगर किसी भी बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रुप ए के इन्फेक्शन की वजह से फेरेंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस हुआ है तो नॉर्मल इंडिविजुअल में वो पॉइंट पे मैक्रोफेजिस आते हैं, न्यूट्रोफिल्स आते हैं और उसमें से क्या इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज जनरेट करता है और ये सब क्या करते हैं, मिलके वो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, किल करते हैं या फिर बॉडी से बाहर निकालते हैं। लेकिन ये जो कंडीशन होता है ये मोस्टली 97% केसेस में हमें देखने मिलता है। कितना, 97% केसेस में हमें देखने मिलता है। लेकिन कुछ 3% लोग जो होते हैं, 3% बच्चों बोलो या 3% इंडिविजुअल बोलो, वो लोग थोड़े से अनलक्की होते हैं जिसमें ये चीज का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है और कुछ अलग मैकेनिज्म से वो डेवलप होते हैं। तो 3% लोगों में क्या देखने मिलता है, तो 3% लोगों में हमें ये देखने मिलता है कि जो एंटीबॉडीज बनता है या फिर हम कह सकते हैं जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का मॉलिक्यूल जो होता है, क्या होता है, मॉलिक्यूल जो होता है वो सिमिलर होता है बॉडी के टिश्यूज जैसा, बॉडी के टिश्यूज के जैसा। जो बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई होता है, जो स्ट्रेप्टोकोकाई होता है उसका मॉलिक्यूल जो होता है वो सिमिलर होता है किसके जैसा, हमारे बॉडी के टिश्यू के जैसा। तो जब भी स्ट्रेप्टोकोकाई इन्फेक्शन बॉडी को इफेक्ट करते हैं या हार्म करते हैं तो
इम्यून सिस्टम क्या बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है। तो ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं, ये एंटीबॉडीज जाके यहाँ के इन्फेक्शन को तो मारते हैं, लेकिन उनका जो मॉलिक्यूल होता है वो सिमिलर होता है बॉडी टिश्यू के हिसाब से। तो वो एंटीबॉडीज क्या करते हैं, जाके बॉडी के टिश्यूज को भी मारने की कोशिश करते हैं या मारते हैं, यानी कि ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं। ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज, यानी कि ये जो एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं वो जो इन्फेक्शन है उसको तो किल करते ही है, उसके साथ साथ क्या करते हैं, अपने बॉडी के टिश्यूज को भी वो किल करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमें 3% लोगों में ऐसा देखने को मिलता है। तो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बारे में पता चला, 3% लोगों में कुछ इस तरह सा मैकेनिज्म देखने मिलता है, जिसमें कैसा होता है कि ऑटो एंटीबॉडीज बने रहते हैं, जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को तो मारते ही है, उसके साथ साथ बॉडी के टिश्यूज को भी हार्म करते हैं। तो बॉडी के टिश्यूज में कौन कौन से चीज को हार्म किया जाता है, तो या फिर वो हार्ट को हार्म कर सकते हैं, जॉइंट्स को हार्म कर सकते हैं, स्किन को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सबक्यूटेनियस टिश्यूज को, तो ये सब चीजों को हार्म करते हैं। तो जब भी बॉडी एंटीबॉडीज बनाता है और वो अपने ही टिश्यूज को हार्म करते हैं, ये एक टाइप का जो सिस्टम होता है, या ये एक टाइप का जो डिजीज होता है, इसे हम कहते हैं रूमेटिक फीवर। इसे हम क्या कहते हैं, रूमेटिक फीवर। तो रूमेटिक फीवर का अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो क्या होगा, इट इज ए सिस्टमिक पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नॉन सुपरेटिव inflammatory disease principally affecting heart, joint, skin, central nervous system and subcutaneous tissue। तो ये रूमेटिक फीवर क्या है, एक बीमारी है जो सिस्टमिक है, यानी कि पूरे सिस्टम में स्प्रेड हुए रहते हैं। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकल या फिर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होने के 2 से 3 हफ्ते के बाद डेवलप होना स्टार्ट होता है। कितना, 2 to 3 वीक्स के बाद डेवलप होना स्टार्ट होता है। इसीलिए बोलते हैं कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नॉन सुपरेटिव इन्फ्लामेटरी डिजीज, यानी कि इन्फ्लामेशन जो होता है वो होता है हार्ट में, जॉइंट्स में, स्किन में, लेकिन इसका ओरिजिन जो होता है, या फिर हम कह सकते हैं वहां पे किसी भी तरह का पस फॉर्मेशन हमें देखने को नहीं मिलता है। क्या होता है, पस फॉर्मेशन हमें देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए हम इसका डेफिनेशन कहते हैं कि इट इज ए सिस्टमिक पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नॉन सुपरेटिव इन्फ्लामेटरी डिजीज प्रिंसिपली अफेक्टिंग हार्ट, जॉइंट, स्किन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो ये क्या रहा, रूमेटिक फीवर और स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बीच का रिलेशन, कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जो कि बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रुप ए की वजह से होता है, उसके 2 to 3 वीक्स के बाद 3% लोगों में कुछ डिजीज देखने मिलती है, जिससे हम कहते हैं रूमेटिक फीवर। तो उसका डेफिनेशन है सिस्टमिक पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नॉन सुपरेटिव इन्फ्लामेटरी डिजीज प्रिंसिपली अफेक्टिंग हार्ट, जॉइंट, स्किन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो जब भी रूमेटिक फीवर आके हार्ट को इफेक्ट करता है या हार्ट पे इफेक्ट आता है उसका, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज। उसे हम क्या कहते हैं, रूमेटिक हार्ट डिजीज। यानी कि कोई भी कार्डियक लीजन या कार्डियक इन्फेक्शन डेवलप होता है ड्यू टू रूमेटिक फीवर, तो उसे हम कहेंगे रूमेटिक हार्ट डिजीज। उसमें रूमेटिक हार्ट डिजीज में हमें क्या देखने मिलता है, तो मोस्ट प्रोबेबली कार्डाइटिस देखने मिलता है, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ मसल्स जो होते हैं हार्ट के मसल्स होते हैं, उसका इन्फ्लामेशन देखने मिलता है, तो उसे हम कहते हैं कार्डाइटिस।
दूसरा, अगर रूमेटिक फीवर जो है वो जॉइंट्स को अफेक्ट करता है तो हमें देखने मिलता है पॉली अर्थराइटिस। क्या देखने मिलता है? पॉली अर्थराइटिस, यानी कि जो भी इन्फ्लामेशन हमें, जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये जॉइंट्स है, तो जॉइंट्स के बीच में इन्फ्लामेशन, मल्टीपल जॉइंट्स के बीच में इन्फ्लामेशन देखने मिलता है। और मोस्ट प्रोबेबली ये सब साइनोवियल, जहां पे भी साइनोवियल फ्लूइड होता है, जहां पे भी साइनोवियल फ्लूइड होता है उस जॉइंट्स में ये ज्यादातर देखने मिलता है। लेकिन मल्टीपल जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होना, ये क्राइटेरिया हमें रूमेटिक फीवर में देखने मिलता है। तीसरा, अगर स्किन में डेवलप हो, स्किन में डेवलप हो तो स्किन में जैसे कि ट्रंक है, एब्डोमेन का पार्ट है, या फिर हम कह सकते हैं थोड़ा सा एक्सट्रीमिटीज पार्ट में, जहां पे पस जमा नहीं होगा लेकिन इरिथेमेटस रैशेस देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं इरिथीमा मार्जिनेटम। मार्जिनेटम पस फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन काफी बड़े बड़े रैशेस, इरिथेमेटस रैशेस हमें देखने मिलते हैं, और उस कंडीशन को हम कहते हैं इरिथीमा मार्जिनेटम। अगर रूमेटिक फीवर की वजह से ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होता है तो एक कंडीशन देखने मिलता है जिसे हम कहते हैं कोरिया। कोरिया यानी कि इनवॉलेंट्री जर्की मूवमेंट। इनवॉलेंट्री जर्की मूवमेंट हमें बॉडी में देखने को मिलता है। तो जैसे कि देखा, रूमेटिक फीवर वो क्या होता है, तो सिस्टमिक पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नॉन सुपरेटिव इन्फ्लामेटरी डिजीज है, अफेक्टिंग हार्ट, जॉइंट, स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब वो हार्ट को इफेक्ट करता है तो कंडीशन डेवलप होता है जिसे हम कार्डाइटिस कहते हैं, और उस डिजीज को हम लोग कहते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज। जब जॉइंट्स में कुछ इफेक्ट करता है रूमेटिक फीवर तो उसे हम कहते हैं पॉलीआर्थराइटिस। स्किन को इफेक्ट करता है तो इरिथीमा मार्जिनेटम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है तो हम कोरिया कहते हैं। और सबक्यूटेनियस टिश्यू यानी इन्फ्लामेशन जो होता है वो टेंडेंस या टिश्यूज में क्या करता है, इन्फ्लामेशन डेवलप करता है। तो ये चीज हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ से हमें डेफिनेशन मिला रूमेटिक फीवर के बारे में और रूमेटिक हार्ट डिजीज के बारे में। अभी हम देखेंगे कि कॉजेस क्या क्या है। तो सबसे पहला, तो सबसे मेन चीज है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, यानी कि बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोका ग्रुप ए। दूसरा, अगर कॉज में हम देखेंगे तो तीन मेन कॉज हमें देखने मिलता है। तो तीन मेन कॉज में सबसे पहला आता है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर, होस्ट ससेप्टिबिलिटी, और इम्यून रिस्पॉन्स। तो एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा हिस्ट्री ऑफ रूमेटिक फीवर। दूसरा चीज सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, और तीसरा जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। होस्ट ससेप्टिबिलिटी में आएगा आइडेंटिकल ट्विंस, और जिसके जीन में HLA एली प्रेजेंट होंगे। HLA क्लास 2 एली प्रेजेंट होंगे, और या फिर वीक इम्यून रिस्पॉन्स होगा तो देखने मिलेगा। तो कॉज में एनवायरमेंटल फैक्टर, या फिर पहले का रूमेटिक फीवर का हिस्ट्री हो। दूसरा, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, पुअर या स्लम के जगह से आते हो जहाँ पे इन्फेक्शन होने का चांसेस ज्यादा है और क्योर भी ठीक से नहीं किया जाता, तो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हम कह सकते हैं डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जैसे होते हैं, तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा देखने मिलेगा। होस्ट ससेप्टिबिलिटी, अगर आइडेंटिकल ट्विंस है तो एक ट्विंस में अगर होगा तो दूसरे में भी होने के चांसेस होते हैं। और अगर जीन, स्पेशल टाइप के जीन प्रेजेंट होंगे HLA क्लास 2 एली, तभी भी
रूमेटिक हार्ट डिजीज या रूमेटिक फीवर होने के चांसेस हैं। इम्यून रिस्पॉन्स अगर हम देखेंगे तो जैसे कि हमें पता है कि जो रूमेटिक फीवर है वो नॉर्मली 2 से 3 वीक्स के बाद होता है, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के 2 से 3 वीक के बाद होता है। तो अगर इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा तो भी हमें रूमेटिक हार्ट डिजीज या रूमेटिक फीवर हमें देखने को मिलेगा। तो इम्यूनिटी के ऊपर भी डिपेंड होता है। इसका अगर हम देखेंगे प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज कैसे होता है, तो जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले अगर कोई होस्ट है, होस्ट में इन्फेक्शन हुआ है किससे, बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रुप ए, लेकिन 2 से 3% लोगों में क्या होता है, ऑटो एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं जो कि ओन अपने ही टिश्यूज को किल करते हैं, अपने ही टिश्यूज को किल करते हैं, यानी कि ऑटो एंटीबॉडीज डेवलप होता है। ये क्यों डेवलप होता है ऑटो एंटीबॉडीज, तो जो एपिटोप्स प्रेजेंट होते हैं, जो एपिटोप्स प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियल वॉल पे, जो एपिटोप्स होते हैं प्रेजेंट ऑन बैक्टीरियल सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू एपिटोप्स ऑन होस्ट टिश्यू, एपिटोप्स ऑन होस्ट टिश्यू। मतलब जैसा एपिटोप प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल सेल वॉल पे, वैसा ही सेम एपिटोप प्रेजेंट होता है होस्ट टिश्यू पे। तो ड्यू टू मॉलिक्यूलर मिमिक्री, यानी कि मॉलिक्यूल सेम होने की वजह से, या फिर हम कह सकते हैं क्रॉस रिएक्टिविटी, यानी कि जो एंटीबॉडीज बॉडी डेवलप करता है वो बैक्टीरिया को तो किल करेंगे, उसके साथ साथ अपने बॉडी के सेल्स को भी किल करेंगे, क्योंकि उनका मॉलिक्यूल सेम है, जिसे हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मिमिक्री। और इसके वजह से क्या होगा कि वो एंटीबॉडीज काफी सारे टिश्यूज को भी डैमेज करेगा रिलेटेड टू हार्ट, जॉइंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्सेट्रा, और हमें कंडीशन देखने मिलेगा जिसे हम कहेंगे रूमेटिक फीवर, तो इसमें क्या होगा, अगर होस्ट इन्फेक्टेड है विद बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई तो वो क्या करेगा, ऑटो एंटीबॉडीज बनाएगा। ऑटो एंटीबॉडीज क्यों बनेंगे, क्योंकि एपिटोप्स जो बैक्टीरियल सेल वॉल पे प्रेजेंट होते हैं उनका एपिटोप सिमिलर होता है होस्ट टिश्यू से। तो वो क्या करेगा, मॉलिक्यूलर मिमिक्री और क्रॉस रिएक्टिविटी की वजह से जो एंटीबॉडीज डेवलप करेंगे वो अपने ही सेल्स को किल करना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हार्ट, जॉइंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सबक्यूटेनियस टिश्यू, और इसे हम कहेंगे रूमेटिक फीवर। तो यहाँ तक रूमेटिक फीवर का कॉन्सेप्ट हमें थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया है। रूमेटिक फीवर अगर हार्ट को इफेक्ट करता है तो हम उसे कहेंगे रूमेटिक हार्ट डिजीज। तो अब हम रूमेटिक हार्ट डिजीज का पैथोलॉजी के हिसाब से या फिर हम कह सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर देखेंगे। क्या देखेंगे, मॉर्फोलॉजिकल फीचर। तो जब भी रूमेटिक फीवर हार्ट को इफेक्ट करता है या फिर हार्ट को अफेक्ट करता है तो हमें क्या देखने मिलेगा, तो हार्ट के मसल्स में इन्फ्लामेशन देखने मिलेगा, या फिर हम कह सकते हैं कार्डाइटिस देखने मिलेगा, इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट मसल। तो हार्ट में 3 लेयर्स होते हैं, एक तो पेरिकार्डियम, एक तो मायोकार्डियम, और एक है एंडोकार्डियम। तो डायग्राम से देखेंगे, लेफ्ट साइड का अगर मैं सिर्फ हार्ट बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा।
ये एओर्टा है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे कुछ होगा जिसे हम कहेंगे एओर्टिक वॉल, और ये है मिट्राल वॉल। तो जो बाहर का लेयर प्रेजेंट होगा, कुछ ये साइड पे जो लेयर प्रेजेंट होंगे उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पेरिकार्डियम। जो बीच का लेयर प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे मायोकार्डियम, और जो इनर लेयर प्रेजेंट होगा जो कि वॉल को भी सराउंड करेगा, इनर लेयर, तो उसे हम कहेंगे एंडोकार्डियम। तो जब भी इन्फ्लामेशन होगा या फिर इन्फेक्शन जो होगा या रूमेटिक फीवर होगा जो इफेक्ट करेगा पेरिकार्डियम, तो उसे हम कहेंगे रूमेटिक पेरिकार्डाइटिस, रूमेटिक पेरिकार्डाइटिस। अगर वो मायोकार्डियम को इफेक्ट करेगा तो कहेंगे मायोकार्डाइटिस, रूमेटिक मायोकार्डाइटिस, और अगर वो एंडोकार्डियम को अफेक्ट करेगा तो हम कहेंगे रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस। और अगर रूमेटिक फीवर है वो हार्ट के तीनों लेयर्स को इफेक्ट करेगा तो हम उसे कहेंगे पैन रूमेटिक पैन कार्डाइटिस या फिर पैन कार्डाइटिस, ऐसा हम कहेंगे। तो रूमेटिक फीवर अगर हार्ट को अफेक्ट करता है तो कार्डाइटिस कंडीशन देखने मिलता है। अगर आउटर लेयर इफेक्ट हुआ है तो रूमेटिक पेरिकार्डाइटिस, मिडल लेयर इफेक्ट हुआ है तो रूमेटिक मायोकार्डाइटिस, और इनर लेयर अगर इफेक्ट हुआ है तो रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। और अगर तीनों लेयर में इन्फेक्शन हुए हैं तो हम कहेंगे पैन कार्डाइटिस। तो एक एक करके देखेंगे हम कि इसमें मैक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक फीचर्स हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला कि पैन कार्डाइटिस या फिर रूमेटिक हार्ट डिजीज में पैथोग्नोमिक जो फीचर है, जो मेन फीचर्स हमें देखने को मिलता है वो होता है प्रेजेंस ऑफ एशॉफ नोड्यूल्स, एशॉफ नोड्यूल्स, या फिर हम कह सकते हैं एशॉफ बॉडी। तो हार्ट में पैथोग्नोमिक जो फीचर हमें देखने मिलता है या फिर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो देखने मिलता है रूमेटिक हार्ट डिजीज में, उसे हम कहेंगे एशॉफ नोड्यूल्स या फिर एशॉफ बॉडीज। तो ये एशॉफ नोड्यूल्स होता क्या है? तो जो भी हार्ट के मसल्स होते हैं, हार्ट के मसल्स होते हैं, वो मसल्स में एक सर्क्यूलर या फिर हम कह सकते हैं स्फिनोइडल बॉडीज प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्रेजेंट होते हैं? स्फिनोइडल बॉडीज प्रेजेंट होते हैं जो कि 1 से 2 mm डायमीटर में होते हैं। इन द इंटरस्टिशियम ऑफ हार्ट मसल्स, जो कि नेकेड आई से देख सकते हैं, और विसिनिटी ऑफ ब्लड वेसल्स पे प्रेजेंट होते हैं। विसिनिटी ऑफ ब्लड वेसल्स मोस्ट प्रोबेबली इन मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम में प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इन मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम में प्रेजेंट होते हैं। तो एशॉफ नोड्यूल्स क्या होता है? एक स्पेरिकल बॉडी होते हैं, ऐसे यहाँ पे ऐसे स्पेरिकल बॉडीज प्रेजेंट होंगे। अगर वो बॉडी में हम देखेंगे तो वो बॉडी कैसा होता है? 1 to 2 mm डायमीटर का होता है, जो कि इंटरस्टिशियम में प्रेजेंट होता है, हार्ट के इंटरस्टिशियम में प्रेजेंट होता है, मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि हमें नेकेड आई से भी दिख सकता है। और ये मोस्ट प्रोबेबली कहाँ प्रेजेंट होता है? तो जो ब्लड वेसल्स जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं उनके आजू बाजू में मोस्ट प्रोबेबली हमें देखने मिलता है। ज्यादातर मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम में देखने मिलता है। दूसरा चीज, एशॉफ नोड्यूल्स या फिर एशॉफ बॉडीज का डेवलपमेंट भी होता है, यानी कि स्टेजेस होते हैं, जो कि 3 स्टेज में वो डेवलप होते हैं। सबसे पहले स्टेज में क्या होता है? सबसे पहले स्टेज में स्टेज 1, जिसे हम कहते हैं अर्ली फेज, इसमें क्या होता है? रूमेटिक हार्ट डिजीज में
यहाँ पे क्या होता है, एडिमा स्टार्ट होता है कनेक्टिव टिश्यू का। क्या होता है, एडिमा ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एडिमा ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे एडिमा स्टार्ट होता है। मोस्ट प्रोबेबली जो स्टेज 1 होता है वो 4 वीक के बाद स्टार्ट होता है, 4 वीक आफ्टर इलनेस, या फिर हम कह सकते हैं रूमेटिक फीवर स्टार्ट होने से 4 वीक के बाद हार्ट में कुछ लीजन्स प्रेजेंट होना स्टार्ट होते हैं। वो लीजन्स में सबसे पहला क्या होता है, एडिमा होता है कनेक्टिव टिश्यू का। हाँ, इस टिश्यू के एडिमा को ये एडिमा स्टार्ट होना, ये एडिमा डेवलप होना, वहां पे फाइब्रिन्स वगैरह डेवलप होते हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं फाइब्रिनॉइड डीजनरेशन। फाइब्रिनॉइड डीजनरेशन यानी कि ये 4th वीक आफ्टर रूमेटिक फीवर के डेवलप होता है। सबसे पहला एडिमा होता है टिश्यूज का, उसके बाद वहां पे फाइब्रिन्स आके कलेक्ट होने लगते हैं, और उस कंडीशन को कहते हैं हम फाइब्रिनॉइड डीजनरेशन। तो ये स्टेज 1 में हमें देखने मिलता है। स्टेज 2 यानी कि हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज या इंटरमीडिएट फेज। तो इसमें क्या देखने को मिलता है हमें, ये मोस्ट प्रोबेबली 4 से लेके 13 वीक के अंदर देखने मिलता है। 4 से लेके 13th वीक आफ्टर द इन्फेक्शन हमें देखने मिलता है। इसमें क्या होता है, तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो एक्शॉफ नोड्यूल्स होता है, जो एक्शॉफ नोड्यूल्स होता है वो कुछ इस तरीके से सर्कुलर होता है, मसल्स में प्रेजेंट होता है। इसके बीच में कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, एडिमा प्रेजेंट होता है, उसके आजू बाजू इनफिल्ट्रेशन होते हैं, किसके, इनफिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, प्लाज्मा सेल, कार्डियक हिस्टोसाइट। तो कुछ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ आजू बाजू में न्यूट्रोफिल्स कुछ प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, फिर कुछ प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और उसके बीच बीच में कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं कार्डियक हिस्टोसाइट्स। कार्डियक हिस्टोसाइट्स का स्पेसिफिक नाम दिया है एंटीस्कॉफ सेल्स। क्या नाम दिया है, एनिट स्क्वॉफ सेल्स। तो एनिट स्क्वॉफ सेल्स क्या होता है, तो ये सेल्स जो है ये बॉडी में या फिर हम कह सकते हैं हार्ट में पहले से प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक कार्डियक हिस्टोसाइट है, लेकिन एक्शॉफ नोड्यूल्स या फिर एक्शॉफ बॉडीज या फिर रूमेटिक हार्ट डिजीज होने के वजह से ये कार्डियक हिस्टोसाइट्स का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा मसल्स में बढ़ जाता है। तो इसमें हमें क्या देखने मिलता है, तो इसमें हमें देखने मिलता है कि जो न्यूक्लियस होता है, जो कार्डियक हिस्टोसाइट्स में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उसमें कुछ क्रोमेटिन मैटर होता है जो कि दिखता है, अगर हम लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में उसे देखेंगे, अगर हम लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में देखेंगे तो वो कुछ कैटरपिलर टाइप दिखेगा, कैटरपिलर टाइप दिखेगा, और अगर हम उसे क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो आउल के आई जैसा दिखेगा, आउल्स आई। तो जो कार्डियक हिस्टोसाइट्स है, कार्डियक हिस्टोसाइट्स पहले से बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं एंटीस्कॉफ सेल्स। एनिस्कॉफ सेल्स जो होता है वो रूमेटिक हार्ट डिजीज इस कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बढ़ने लगता है। तो ये एक पैथोग्नोमिक फीचर नहीं है, यानी कि अगर हमें पता करना है कि रूमेटिक हार्ट डिजीज है कि नहीं, तो हमें ये पता करना चाहिए कि एक्शॉफ नोड्यूल्स प्रेजेंट है कि नहीं। अगर एक्शॉफ नोड्यूल्स प्रेजेंट है तो यानी कि पेशेंट को रूमेटिक हार्ट डिजीज है। अगर कार्डियक हिस्टोसाइट्स यानी कि एनिस्कॉफ सेल्स प्रेजेंट है
तो पेशेंट को ये नहीं कह सकते कि पेशेंट को रूमेटिक हार्ट डिजीज है, क्योंकि ये पहले भी सेल्स बॉडी में प्रेजेंट होता है, सिर्फ रूमेटिक हार्ट डिजीज में इसका अमाउंट थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर कार्डियक हिस्टोसाइट्स का न्यूक्लियस देखेंगे तो कुछ क्रोमैटिन मटेरियल से बना होता है, जो कि अगर लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में देखेंगे तो कैटरपिलर टाइप अपीयरेंस आता है, और अगर क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो आउल्स आइज के जैसा अपीयरेंस आता है। दूसरा चीज, मल्टी न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट होगा, अगर मल्टी न्यूक्लियस कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा तो हम उसे कहेंगे एक्शॉफ सेल्स। एक्शॉफ सेल्स यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, और ये भी एक पैथोग्नोमिक फीचर है रूमेटिक हार्ट डिजीज का। तो एक्शॉफ बॉडीज में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, प्लाज्मा सेल्स, कार्डियक हिस्टोसाइट्स और एक्शॉफ सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये नॉर्मली 4 से लेकर 13 वीक्स के अंदर डेवलप होना स्टार्ट होता है। इसके बाद थर्ड स्टेज आता है, इसके बाद थर्ड स्टेज आता है जिसे हम कहेंगे लेट फेज, स्टेज 3 यानी कि लेट फेज। इस फेज में क्या देखने को मिलता है? तो स्केल फॉर्मेशन, या फिर हम कह सकते हैं फाइब्रो कोलेजिनियस स्कार फॉर्मेशन, यानी कि हील्ड लीजन देखने मिलता है। हीलिंग का प्रोसेस जो है वो स्टेज 3 में देखने मिलता है, और हील होने के वजह से फाइब्रोकोलेजिनियस स्कार वहां पे प्रेजेंट देखने को मिलता है। तो जो रूमेटिक हार्ट डिजीज है, रूमेटिक हार्ट डिजीज में एक्शॉफ नोड्यूल्स जो है वो पैथोग्नोमिक फीचर है, यानी कि अगर एक्शॉफ नोड्यूल्स दिखा तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट को रूमेटिक हार्ट डिजीज है, और एक्शॉफ नोड्यूल्स के ये फीचर्स है, और इस तरह से वो स्टेज में डेवलप होता है, और ये मटेरियल एक्शॉफ नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया इसका मॉर्फोलॉजिकल फीचर। अभी एक एक करके देखेंगे कि लेयर्स जो इफेक्ट करते हैं, लेयर्स जो इफेक्ट होते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज में, यानी कि एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, उसमें हमें क्या क्या फीचर्स देखने मिलता है? मोस्ट प्रोबेबली एक्शॉफ नोड्यूल्स जो है वो हमें हर एक मतलब रूमेटिक कार्डाइटिस में हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहला हम देखेंगे रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस के बारे में। तो रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस का मतलब क्या होता है? तो रूमेटिक फीवर के वजह से अगर एंडोकार्डियम इफेक्ट हुआ हो हार्ट का, तो हम उसे कहते हैं रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस। मोस्ट प्रोबेबली एंडोकार्डाइटिस के मसल पे, या फिर हम कह सकते हैं एंडोकार्डाइटिस में एक्शॉफ नोड्यूल्स प्रेजेंट होता है, तो ही हम उसे रूमेटिक हार्ट डिजीज कह सकते हैं। रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस में हमें दो चीजें मोस्टली देखने मिलती है, एक रूमेटिक वेल्व्युलाइटिस और दूसरा म्यूरल एंडोकार्डाइटिस। तो सबसे पहला चीज देखने मिलेगा रूमेटिक वेल्व्युलाइटिस। तो जैसे कि हमें पता है, अगर ये हम हार्ट देखेंगे तो यहाँ पे कुछ वॉल प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं मिट्राल वॉल, एओर्टिक वॉल, पल्मोनरी वॉल, और यहाँ पे होता है ट्राइकस्पिड वॉल। तो रूमेटिक वेल्व्युलाइटिस में क्या होता है? तो जो वॉल्व के लेयर होते हैं और मसल्स के इनर लेयर होते हैं उसे हम कहते हैं एंडोकार्डियम, और वहां पे अगर इन्फ्लामेशन होता है या स्वेलिंग होता है तो उसे हम कहते हैं रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस, जो कि रूमेटिक फीवर की वजह से होता है। तो जब भी स्वेलिंग होता है वॉल्व में अगर स्वेलिंग होता है तो वॉल्व जो ऐसे बंद होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं खुलते थे बंद होते थे ऐसे, तो वहां पे स्वेलिंग होने की वजह से क्या होगा कि फ्रिक्शन क्रिएट होगा, वॉल के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होगा। फ्रिक्शन क्रिएट होने की वजह से समझो कि ये मिट्राल वॉल्व है दो,
इन्फ्लामेशन होने की वजह से यहाँ पे उसके मार्जिन पे कुछ फ्रिक्शंस क्रिएट होने स्टार्ट होंगे। फ्रिक्शंस क्रिएट होने की वजह से ऊपर का लेयर जो है वो निकलते जाएगा और वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस होगा, या फिर हम कह सकते हैं छोटे छोटे वॉट्स प्रेजेंट होने लगेंगे, छोटे छोटे वॉट्स प्रेजेंट होने लगेंगे, जिसे हम कहेंगे वेजिटेशन, रूमेटिक वेजिटेशन बोलेंगे। तो ये जो वेजिटेशन है या वॉट्स है ये प्रेजेंट होने लगता है रूमेटिक वैल्वुलाइटिस पे। यानी कि क्या हम कह सकते हैं कि मार्जिन्स जो होते हैं, मार्जिन्स जो होते हैं वॉल्व के, उस पे वेजिटेशन डेवलप होने लगते हैं। तो ये वेजिटेशन कैसे होता है, टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं लेकिन काफी अच्छे से वॉल्व पे प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से एम्बोलाई होने का चांसेस नहीं होता है। यानी कि ये वहां से निकल के आगे की तरफ नहीं जाते, सिर्फ वहां पे वॉर्ड्स जैसा प्रेजेंटेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है ओपनिंग और क्लोजिंग में प्रॉब्लम होता है। क्या होता है ओपनिंग और क्लोजिंग में प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से प्री लोड और आफ्टर लोड में प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये क्या होता है कि रूमेटिक वैल्वुलाइटिस में जो मार्जिन्स होते हैं वॉल्व के, उस पे वेजिटेशन डेवलप होते हैं। वेजिटेशन डेवलप होने के बाद कुछ टाइम के बाद हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, और हीलिंग प्रोसेस होते वक्त हमें वॉल्व का स्टेनोसिस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, क्रॉनिक रूमेटिक हार्ट डिजीज अगर रहेगा तो हमें आगे जाके वॉल्व का स्टेनोसिस देखने मिलेगा, वॉल्व का क्या स्टेनोसिस देखने को मिलेगा। तो अलग अलग जो वॉल्व होते हैं उसके हिसाब से पता चलता है कि मेजर कौन सा वॉल्व इसमें प्रेजेंट होता है रूमेटिक वैल्वुलाइटिस में। तो मेजरली माइट्रल वॉल्व स्टेनोसिस सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, यानी कि 37%। उसके साथ एओर्टिक प्लस मिट्राल वॉल्व का प्रेजेंटेशन 27% में देखने को मिलता है। एओर्टिक प्लस मिट्राल प्लस ट्राइकस्पिड ये हमें 22% में देखने मिलता है। मिट्राल प्लस ट्राइकस्पिड ये हमें 11% केसेस में देखने मिलता है। एओर्टिक, सिर्फ एओर्टिक जो है वो 2% केसेस में देखने मिलता है, और ऑल वॉल्व्स प्रेजेंट होना वो लेस देन 1% में देखने मिलता है। तो इसमें क्या होता है रूमेटिक वैल्वुलाइटिस में क्या होता है, जो वॉल्व है, वॉल्व में एडिमा होने की वजह से जो उसका ओपनिंग और क्लोजिंग का पावर होता है उसमें डिफिकल्टीज आने लगती है, जिसकी वजह से मार्जिन पे वॉर्ड्स डेवलप होने लगते हैं। वॉर्ड्स डेवलप होने की वजह से, या फिर उससे हम कहते हैं वेजिटेशन, रूमेटिक वेजिटेशन, उसका हीलिंग प्रोसेस जैसे जैसे होता है तो उसमें वॉल्व में स्टेनोसिस डेवलप होने लगता है। मोस्ट प्रोबेबली कौन सा वॉल्व इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो सबसे ज्यादा कोई वॉल्व इन्वॉल्व होता है तो वो है मिट्राल वॉल्व, यानी कि सबसे ज्यादा हमें मिट्राल वॉल्व स्टेनोसिस देखने मिलते हैं। उसके अलावा बाकी भी वॉल्व्स में देखने मिलते हैं, और सभी तरह के वॉल्व प्रेजेंट ये लेस देन 1% केसेस में हमें देखने मिलता है। तो इसे हम कहते हैं रूमेटिक वैल्वुलाइटिस। फिर इसमें कैसा होता है कि जब हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, जब हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो मोस्ट प्रोबेबली कैसा है मिट्राल स्टेनोसिस या फिर मिट्राल वॉल्व का इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा तरीके से होता है। तो जब हीलिंग प्रोसेस होता है या हील हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है मिट्राल स्टेनोसिस होने लगता है। तो उसकी वजह से अगर हम मिट्राल वॉल्व देखेंगे, अगर हम ऊपर के व्यू से मिट्राल वॉल्व को देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। कुछ इस तरह से दिखेगा। कहां से, अगर हम इस व्यू से देखेंगे, यहाँ पे अगर हम आंख रख के नीचे की तरफ देखेंगे तो कुछ इस तरीके से व्यू दिखेगा। यानी कि यहाँ पे बाजू बाजू में कैसा होगा वेजिटेशन डेवलप होगा, और बीच में कुछ इतना सा ओपनिंग दिखेगा जिसे हम कहते हैं बटन होल, जिसे हम कहते हैं फिश माउथ डिफॉर्म, फिश माउथ अपीयरेंस। और अगर हम वेंट्रिक्यूलर साइड से ऊपर की तरफ देखेंगे, वेंट्रिक्यूलर साइड से ऊपर की तरफ देखेंगे तो मिट्राल वॉल्व में
कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर हमें देखने मिलेगा, जिसमें कि आजू बाजू में इसके वेजिटेशन डेवलप दिखेंगे, जो कि दिखेगा बटन होल अपीयरेंस, बटन होल अपीयरेंस के जैसा देखने को मिलेगा। तो इस तरह से रूमेटिक वैल्वुलाइटिस में सबसे ज्यादा अफेक्टेड वॉल्व होता है मिट्रल वॉल्व। हीलिंग होने के बाद वो फिश माउथ या फिर बटन होल अपीयरेंस ऐसा देखने मिलता है, यानी कि इसका जो वॉल्व होता है स्टीनोसिस होने की वजह से वो कंप्लीटली क्लोज नहीं हो पाता और वहां से ब्लड नीचे की तरफ लीक होने के चांसेस होते हैं। रूमेटिक वैल्वुलाइटिस में ये तो हमने देखा। इसके बाद अगर हम माइक्रोस्कोपिक फीचर्स देखेंगे, यानी कि माइक्रोस्कोपिक फीचर्स हम अगर देखते हैं वॉल के या एंडो कार्डियम के या फिर एंडोकार्डाइटिस में, तो हमें एक्शॉफ नोड्यूल्स देखने मिलेगा। क्या, जो इससे पहले हमने डिस्कस किया, एक्शॉफ नोड्यूल्स जो होता है, जो पैथोग्नोमिक फीचर होता है आरएचडी का, वो हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा, यानी कि इनर लेयर ऑफ हार्ट जो है वहां पे एक्शॉफ नोड्यूल्स हमें देखने को मिलेगा। दूसरा चीज म्यूरल एंडोकार्डाइटिस, जिसे हम कहते हैं रूमेटिक म्यूरल एंडोकार्डाइटिस। इसमें क्या होता है, तो इसमें एक एरिया होता है एंडोकार्डियम का जो प्रेजेंट होता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में पोस्टीरियर वॉल पे प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट एट्रियम, जिसमें एंडोकार्डियल लेयर इफेक्ट होता है। वहां पे कोई पैच डेवलप होता है जिसे हम कहते हैं मैककेलम्स पैच। तो कुछ ये जो लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम के पोस्टीरियर वॉल पे एंडोकार्डियम पे कुछ इस तरह का पैच डेवलप होता है। तो ये पैच कैसा होता है, रफ होता है, इरेग्युलर होता है और रिंकल्ड होता है। रफ होता है, इरेग्युलर होता है, रिंकल्ड होता है, जिसे हम कहते हैं मैक्सकैलम पैच। और इस कंडीशन को हम कहेंगे रूमेटिक म्यूरल एंडोकार्डाइटिस। इस फीचर को या इसको हम कहेंगे रूमेटिक म्यूरल एंडोकार्डाइटिस। तो रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस में ये दो चीज पता होना जरूरी है, एक तो रूमेटिक वैल्वुलाइटिस और एक रूमेटिक म्यूरल एंडोकार्डाइटिस। दूसरा चीज ये हमने देखा रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस के बारे में। अब हम देखेंगे रूमेटिक मायोकार्डाइटिस के बारे में। रूमेटिक मायोकार्डाइटिस के बारे में, तो इसमें दो चीज हमें देखना है, एक तो मैक्रोस्कोपिक फीचर और दूसरा माइक्रोस्कोपिक फीचर। तो मैक्रोस्कोपिक फीचर्स में हमें क्या देखने मिलेगा, तो मैक्रोस्कोपिक फीचर में जैसे कि मैंने बोला कि एक्शॉफ नोड्यूल्स हमें देखने को मिलेंगे कहाँ पे, मिडल लेयर यानी कि मायोकार्डियम में, जो कि नेकेड आई से विजिबल हो सकता है। रूमेटिक इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होता है, जो मायोकार्डियम जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और फ्लैबी हो जाता है। जो इनर लेयर होता है यानी कि जो बीच का लेयर प्रेजेंट होता है वो कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होने का मतलब और फ्लैबी होने का मतलब कि ये जगह ठीक से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो पाते। तो सॉफ्ट होने की वजह से इसके अंदर पंपिंग पावर काफी कम हो जाता है। पंपिंग पावर कम होने की वजह से वो आगे जाके कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में लैंड अप करता है। कैसे, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में लैंड अप करता है। तो अगर एक्यूट स्टेज है रूमेटिक मायोकार्डाइटिस का, तो उसका जो मायोकार्डियम है वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट और फ्लैबी हो जाता है, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ठीक से नहीं कर पाता और क्रॉनिक हार्ट फेलियर हमें देखने मिलता है। दूसरा चीज हमें मैक्रोस्कोपिकली देखने मिलता है वो है एक्शॉफ नोड्यूल्स, जो कि पैथोग्नोमिक फीचर है रूमेटिक हार्ट डिजीज का। अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो माइक्रोस्कोपिकली हमें, जैसे कि हमने एक्शॉफ नोड्यूल्स में पढ़ा था कि सबसे पहले हमें देखने मिलेगा एडिमा ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, दूसरे स्टेज में इनफिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स,
प्लाज्मा सेल्स और कार्डियक हिस्टियोसाइट्स, ये सब चीज हमें देखने को मिलेंगे। और तीसरे में हमें हीलिंग देखने मिलेगा, या फिर हम कह सकते हैं फाइब्रोकोलेजिनियस स्कार डेवलपमेंट हमें होते हुए देखने को मिलेगा। तो रूमेटिक मायोकार्डाइटिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो है कि अगर एक्यूट फेज होगा तो उसमें सॉफ्ट और फ्लैबी मायोकार्डियम हमें देखने मिलेगा, जिसकी वजह से पेशेंट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में जाएगा और उसकी वजह से उसका डेथ हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे रूमेटिक पेरिकार्डाइटिस के बारे में। मोस्ट प्रोबेबली जो फीचर्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक फीचर्स होते हैं, वो मोस्टली सभी लेयर्स में सेम ही होते हैं। पेरिकार्डाइटिस, तो पेरिकार्डाइटिस में मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक फीचर्स क्या क्या देखने मिलते हैं। तो पेरिकार्डियम यानी कि आउटर लेयर जो होता है हार्ट का, उसमें विसरल और पराइटल लेयर होते हैं। तो जो आउटर लेयर होता है हार्ट का, उसमें बाहर के लेयर को बोलते हैं पराइटल लेयर, अंदर के लेयर को बोलते हैं विसरल लेयर। तो पेरिकार्डियम में मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में क्या देखने मिलता है, तो कुछ यहाँ पे फाइब्रिन डिपोजिशन होते हुए हमें देखने मिलता है। इन्फ्लामेशन होने की वजह से बाहर से जो फाइब्रिन है वो अंदर की तरफ आते हैं और हमें फाइब्रिन डिपोजिशन देखने को मिलता है, जो कि दो लेयर विसरल और पराइटल लेयर के बीच का जो जगह होता है उसमें फाइब्रिन डिपोजिशन होते हुए दिखता है। तो यानी कि सबसे पहला चीज फाइब्रिन डिपोजिशन देखने मिलता है। जो शाइनी अपीयरेंस होता है पेरिकार्डियम का, वो खत्म हो जाता है, यानी कि लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ द शाइनी अपीयरेंस। तीसरा चीज, अगर हम ये पेरिकार्डियल लेयर को लेके उसको निकाल के देखें, यानी कि पराइटल लेयर और विसरल लेयर अलग करके देखें, तो हमें ब्रेड बटर अपीयरेंस देखने को मिलता है। ब्रेड बटर अपीयरेंस देखने को मिलता है, यानी कि अगर हम दो ब्रेड लेंगे, बीच में बटर लगाएंगे और उसके बाद जैसे ही हम ब्रेड को खोलेंगे तो जैसा अपीयरेंस हमें देखने मिलेगा, वैसे ही पराइटल और विसरल लेयर को निकालते हुए या खींचते हुए वैसा सेम अपीयरेंस हमें देखने मिलेगा। इसीलिए हम उसे कहते हैं ब्रेड बटर अपीयरेंस। तो इस तरह से काफी सारी चीजें हमें देखने मिलेंगी। और हीलिंग के वक्त अगर हील हो जाता है, अगर क्रॉनिक फेज में होता है और हीलिंग हो जाता है लेयर का, तो उसमें हमें अडेशन देखने मिलता है। अडेशन देखने मिलता है ऑफ पराइटल एंड विसरल लेयर। पराइटल लेयर जो होगा और विसरल लेयर होगा वो बीच में से एकदम पूरी तरह से जॉइंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टिफनेस, या फिर हम कह सकते हैं कि हार्ट का जो पेरिकार्डियम है वो काफी ज्यादा स्टिफ हो जाता है। तो रूमेटिक पेरिकार्डाइटिस में हमें मैक्रोस्कोपिक में फाइब्रिन डिपोजिशन देखने मिलेगा, लॉस ऑफ शाइनी अपीयरेंस, ब्रेड बटर लाइक अपीयरेंस देखने मिलेगा, और जो हील होने के बाद पैराइटल और विसरल लेयर का एडिशन देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो इसमें तीन चीज देखने मिलेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग में एडिमा ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा इनफिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट न्यूट्रोफिल्स, ये सब देखने मिलेंगे। और लास्ट में हीलिंग होगा विथ स्कैर फॉर्मेशन। इस तरह से हमें जो पैथोग्नोमिक फीचर है जिसमें एक्शॉप नोड्यूल्स आते हैं, तो उसके स्टेजेस के हिसाब से ऐसा अपीयरेंस हमें देखने को मिलेगा। तो रूमेटिक पेरिकार्डाइटिस या फिर आउटर लेयर ऑफ हार्ट में अगर इन्फेक्शन होता है तो उसे हम कहते हैं रूमेटिक पेरिकार्डाइटिस। उसमें मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक फीचर ऐसा देखने को हमें मिलेगा। तो ये हो गया रूमेटिक हार्ट डिजीज के बारे में कुछ पैथोलॉजिकल फीचर्स, या फिर पैथोलॉजी में हम क्या क्या देख सकते हैं। अभी इसके बाद हम देखेंगे कि क्लिनिकल फीचर क्या है रूमेटिक फीवर का। रूमेटिक फीवर का क्लिनिकल फीचर्स क्या है। क्लिनिकल फीचर ऑफ रूमेटिक फीवर।
तो सबसे पहला चीज है कि रूमेटिक फीवर है जो वो होता है 2 से 3 वीक के बाद, 2 to 3 वीक्स आफ्टर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, यानी कि बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रुप ए। नॉर्मली ये डेवलप होता है 5 से लेके 15 इयर्स एज ग्रुप में, 5 से लेके 15 इयर्स के एज ग्रुप में। और इसमें मोस्टली हमें देखने को मिलता है फीवर और माइग्रेटरी पॉली अर्थराइटिस। तो बॉडी में फीवर डेवलप होता है और माइग्रेटरी पॉली अर्थराइटिस होता है। माइग्रेटरी पॉली अर्थराइटिस का मतलब होता है अर्थराइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। तो ज्यादातर जो बड़े जॉइंट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। पॉली यानी कि 2 से 3 जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। और माइग्रेटरी का मतलब होता है कि अगर अभी नी जॉइंट में प्रॉब्लम है तो नी जॉइंट ठीक होने के बाद एल्बो जॉइंट में प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो पॉली अर्थराइटिस है या इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स है वो माइग्रेट करते हैं एक पोजीशन से लेके दूसरे पोजीशन तक। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं माइग्रेटरी पॉली अर्थराइटिस। क्या कहते हैं? माइग्रेटरी पॉली अर्थराइटिस। मोस्टली कोई भी स्पेसिफिक फीचर नहीं है जो देख के हम कह सके कि पेशेंट को रूमेटिक हार्ट डिजीज है, लेकिन WHO ने कुछ क्राइटेरियाज बनाए जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट को रूमेटिक फीवर है कि नहीं है। तो उसके अंदर कुछ मेजर क्राइटेरिया बताया है, कुछ माइनर क्राइटेरिया बताए हैं। तो मेजर क्राइटेरिया में क्या बताया है? सबसे पहला कार्डाइटिस, दूसरा पॉलीअर्थराइटिस, तीसरा कोरिया, फिर इरिथेमा मार्जिनेटम, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। कार्डाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द मसल्स ऑफ हार्ट, पॉलीअर्थराइटिस मतलब काफी ज्यादा जो इन्फ्लामेशन है रिलेटेड टू जॉइंट्स, कोरिया यानी कि रिलेटेड टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इनवॉलेंटरी जर्की मूवमेंट ऑफ अपर एंड लोअर लिम्ब, इरिथेमा मार्जिनेटम यानी कि रिलेटेड टू स्किन, इरिथेमेटस रैशेस अगर प्रेजेंट होंगे, और सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स यानी कि टेंडन्स लिगामेंट्स में अगर कोई इन्फ्लामेशन प्रेजेंट होगा तो। माइनर क्राइटेरिया में क्या आएगा? सबसे पहले आएगा फीवर, दूसरा अर्थ्रेल्जिया, फिर हिस्ट्री ऑफ रूमेटिक फीवर, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, उसमें इंक्रीज ESR इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इंक्रीज CRP और ल्यूकोसाइटोसिस। उसके साथ अगर ECG में चेंजेस देखेंगे तो प्रोलॉन्ग PR इंटरवल। तो माइनर क्राइटेरिया में क्या क्या आएगा? सबसे पहला फीवर, अर्थ्रेल्जिया यानी कि पेन इन द जॉइंट्स, हिस्ट्री ऑफ रूमेटिक फीवर, पिछला रूमेटिक फीवर की हिस्ट्री है। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे तो CRP इंक्रीज आएगा, ESR इंक्रीज आएगा, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, CRP-C रिएक्टिव प्रोटीन इंक्रीज आएगा, और ल्यूकोसाइटोसिस यानी कि WBC काउंट भी इंक्रीज होंगे। उसके साथ साथ ECG में प्रोलॉन्ग PR इंटरवल है, तो PR इंटरवल जो होगा वो प्रोलॉन्ग रहेगा। तो ये कुछ मेजर क्राइटेरिया है और ये कुछ माइनर क्राइटेरिया है। इसके साथ साथ सपोर्टिव एविडेंस में बताया गया है, कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकल जो बैक्टीरिया है उसमें आएगा पॉजिटिव थ्रोट कल्चर फॉर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन।
तो थ्रोट कल्चर जो होगा वो पॉजिटिव होगा फॉर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, और दूसरा होगा रेज्ड टाइट्रेट फॉर एंटीबॉडी रेशियो या फिर स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडीज। स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडीज मतलब टाइट्रेट स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन टू एंटीबॉडी का जो रेशियो होगा उसमें टाइट्रेट ज़्यादा होगा एंटीबॉडीज़ का, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडीज़ का रेशियो जो होगा वो ज़्यादा होगा। ये हमें देखने मिलता है एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन OS, एंटी स्ट्रेप्टोकाइनेस, एंटी स्ट्रेप्टोहाइलुरोनिडेज और एंटी DNase B। ये कुछ टाइप के ब्लड रिपोर्ट्स होते हैं, इसमें हमें देखने मिलते हैं। एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन O and S, एंटी स्ट्रेप्टोकाइनेस, एंटी स्ट्रेप्टोहाइलुरोनिडेज और एंटी DNA B। इस सब टेस्ट में हमें रेज टाइट्रेट फॉर स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडीज ये सब देखने को मिलता है। तो ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स है जिसमें मेजर क्राइटेरिया है, माइनर क्राइटेरिया है, कुछ सपोर्टिव एविडेंस है। तो इसकी बेसिस पे कैसे कह सकते हैं हम डायग्नोसिस ऑफ RF या फिर RHD। तो उसके लिए सबसे पहला होगा पॉजिटिव थ्रोट सैंपल फॉर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। उसके साथ साथ 2 मेजर क्राइटेरिया होने चाहिए या फिर 1 मेजर क्राइटेरिया और 2 माइनर क्राइटेरिया। अगर इस तरीके से प्रेजेंट होंगे तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट को रूमेटिक फीवर या रूमेटिक हार्ट डिजीज है। क्या है? पॉजिटिव थ्रोट सैंपल फॉर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, उसके साथ साथ 2 मेजर क्राइटेरिया या फिर 1 मेजर क्राइटेरिया और 2 माइनर क्राइटेरिया। तो ये क्या है? क्लिनिकल फीचर है रूमेटिक फीवर का, और ये हो गया डायग्नोसिस ऑफ रूमेटिक फीवर या फिर रूमेटिक हार्ट डिजीज। इसके बाद हम देखेंगे प्रोग्नोसिस कैसा होता है। रूमेटिक हार्ट डिजीज जो है उसका प्रोग्नोसिस हमें कैसे देखने को मिलता है। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज का प्रोग्नोसिस काफी ज्यादा पुअर होता है, या फिर हम कह सकते हैं रूमेटिक फीवर में अगर हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है तो रिकरेंसेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अगर रूमेटिक फीवर में हार्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है तो पेशेंट रिकवर हो जाता है अच्छे से हो जाता है। लेकिन अगर रूमेटिक फीवर में हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, रूमेटिक हार्ट डिजीज होता है, तो उसका प्रोग्नोसिस काफ़ी ज़्यादा पुअर होता है या फिर रिकरेंस होने के चांसेस होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मायोकार्डाइटिस हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, और मायोकार्डाइटिस होने के बाद सीवियर अरेथमियाज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे कॉज ऑफ डेथ क्या है, तो कॉज ऑफ डेथ क्या देखने को मिलेगा रूमेटिक फीवर या रूमेटिक हार्ट डिजीज में, तो सबसे पहला हमें देखने मिलेगा कार्डियक फेलियर। क्या देखने मिलेगा? कार्डियक फेलियर। दूसरा चीज बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। तीसरा एम्बोलिज्म, और चौथा सडन डेथ। तो जैसे कि मैंने बताया था कि अगर मायोकार्डाइटिस डेवलप होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो स्किन होता है या फिर हम कह सकते हैं जो मसल होता है वो सॉफ्ट और फ्लैबी हो जाते हैं। उसकी वजह से उसका पंपिंग जो है ठीक से नहीं हो पाता, पेशेंट लैंड अप करता है फेलियर में, जो कि हो सकता है राइट साइडेड या फिर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, राइट साइडेड हार्ट फेलियर या फिर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, और उसके वजह से क्या होता है पेशेंट का डेथ हो सकता है। दूसरा बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, अगर एंटीबायोटिक अच्छे से नहीं दिया हो, एंटीबायोटिक का अच्छे से नहीं दिया हो तो उसके वजह से क्या होता है कंडीशन और डिटोरेट होने के वजह से पेशेंट का डेथ हो सकता है। तीसरा एम्बोलिज्म, तो जैसे कि म्यूरल एंडोकार्डाइटिस में हमने देखा
कि क्लॉट जो होते हैं म्यूरल एंडोकार्डाइटिस में कुछ क्लॉट फॉर्मेशन होते हैं जो जाके माइट्रल वॉल्व को ऑब्स्ट्रक्ट करता है या माइट्रल वॉल्व का स्टेनोसिस हो जाता है, तो उसके वजह से भी पेशेंट का डेथ हो सकता है। और या फिर कोई भी कॉम्प्लिकेशन की वजह से सीवियर अरिथमियाज हुआ, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हुआ, ये सब चीज की वजह से भी पेशेंट का डेथ हमें देखने को मिलता है। तो कॉज ऑफ डेथ रूमेटिक हार्ट डिजीज या रूमेटिक फीवर में कार्डियक फेलियर है, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है, एम्बोलिज्म है और सडन डेथ हमें देखने को मिल सकता है।